हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम स्कॉलर। देखिए, इस लेक्चर वीडियो में आज आप समझेंगे व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई। सीपीआई बेसिकली स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो देखिए, अगर इन दोनों का टर्म का मतलब अगर बेसिक समझना है तो हमें पहले देखना पड़ेगा व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ये दोनों टर्म जो है डायरेक्टली लिंक करते हैं किससे? इन्फ्लेशन से। देखिए, इन्फ्लेशन हम जब भी सुनते हैं तो देखिए इसका जनरल अगर हिंदी में मतलब समझे तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। तो देखिए जैसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट मीन्स इट मीन्स इंक्रीज इन जनरल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉल्ड इन्फ्लेशन। दैट मीन्स अगर मान लीजिए आपको एक इमेजिनरी एक बास्केट समझिए, जहाँ पर आप डेली बेसिस पे जो भी गुड्स या सर्विसेज जो भी आप कंज्यूम करते हो या यूज़ करते हो, ठीक है, अगर उनके प्राइस लेवल अगर इंक्रीज हो जाएं, ठीक है, तो उसको हम टर्म जो यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। उसी के रिवर्स एक नया टर्म है दैट इज कॉल्ड डिफ्लेशन। दैट मीन्स इट मीन्स डिक्रीज इन जनरल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दैट मीन्स अगर सिचुएशन अगर रिवर्स हो जाए तो वो टर्म क्या हो जाती है? दैट इज कॉल्ड डिफ्लेशन। So inflation means that means increase in prices of goods and services, and deflation means decrease in prices of goods and services. देखिए जब भी आप वर्ड सुनते हो दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, ठीक है, दैट मीन्स whenever we like listen the word inflation, so it is that link with the economy, ठीक है। तो जब भी आप इन्फ्लेशन वर्ड सुने समझिए ये डायरेक्टली लिंक किससे करता है? इकोनॉमी से करता है। अब इन्फ्लेशन का जो रिलेशन है वो किससे है? दैट इज परचेजिंग पावर से। तो रिलेशन क्या है? दैट इज इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है क्या होता है? मीन्स जब जब महंगाई बढ़ेगी तब तब कंज्यूमर की, चाहे आप हो चाहे वो मैं हूँ, हमारी जो है परचेजिंग पावर वो डाउन होगी। मैंने यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है। जैसा एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए 2010 में अगर आप 4 टॉफीज अगर आप परचेज करना चाहते थे तब अब आपको सिर्फ 1 रुपी ही स्पेंड करने होते थे। बट अगर वही 4 टॉफीज अगर आप 2015 में अगर आप परचेज करते, दैट मीन्स यू हैव टू स्पेंड रुपीज 2। बट वही अगर 4 टॉफीज अगर आपको 2020 या आज भी आपको परचेज करनी है, सो दैट मीन्स यू हैव टू स्पेंड रुपीज 4। सो इसका मतलब क्या हुआ? ओवरऑल वी कैन से even though our consumption is limited over a period of time, but the prices of uh, product keep increasing। हमने 4 टॉफीज का एग्जांपल लिया, दैट मीन 4 टॉफीज कॉन्स्टेंट सेम है, बट यहाँ देखिए यहाँ आपका प्राइसेस देखिए कैसे अप हो रहा है, पहले 1 रुपीज़ फिर 2 रुपीज़ फिर 4 रुपीज़, बट आपका जो कंजम्पशन लेवल है वो सेम है, दैट इज 4 टॉफीज, ठीक है। सो दैट मीन्स क्या हुआ, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे आपकी परचेजिंग पावर वो जो है कम होती रहती है, ठीक है। देखिए इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, बहुत लोग समझते हैं कि इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि यहाँ पर देखिए इन्फ्लेशन जो है वो डायरेक्ट किससे भी लिंक करता है? वो इकोनॉमी से। दैट मीन्स अगर महंगाई बढ़ती है, अगर एक मतलब एक रेशो में अगर वो कॉन्स्टेंटली बढ़ता है, ठीक है, तो वो उसको एक इशारा होता है किसी चीज़ का ग्रोथ का, ठीक है। जैसे देखिए अगर आप कहीं पे वर्क कर रहे हो, अगर आपको सैलरी कम पर्सन हो, ठीक है, अगर आपकी सैलरी हाइक अगर एम्प्लॉय करता है तो वो किस पे करता है? ऑन दी बेसिस ऑफ दी इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। तो अगर महंगाई नहीं होगी तो आपकी सैलरी भी नहीं होगी, बिकॉज देखिए आप चाहते क्या हो, क्यों क्यों चाहते हो आप कि आपकी सैलरी हाइक हो? क्यों? आपको पता है क्योंकि महंगाई बढ़ेगी। तो आपको एक इन्फ्लेशन का एक आपको मोटिवेशन लेवल भी मिलता है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन कभी भी ज़्यादातर जो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करता। इन्फ्लेशन नेगेटिव इम्पैक्ट कब करता है? जब वो हाइपर एक्टिव यानी कि बहुत ज़्यादा रेट से वो रेशो से बढ़ रहा हो, ठीक है, तब रेशो जो है वो नेगेटिव वे में देखा जाता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है वाई, दैट मीन्स इन्फ्लेशन या महंगाई आखिर बढ़ता क्यों है? इसके एक ही मेनली जो है 3 रीज़न है। फर्स्ट वन इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वाला क्या, दैट मीन्स सप्लाई। दैट मीन्स अगर किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई अचानक से बढ़ जाए तो वो भी एक इंडिकेट करता है इंक्रीज इन दी इन्फ्लेशन। देन सेकंड वन इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दैट मीन्स किसी प्रोडक्ट की अचानक से डिमांड बढ़ जाए तो भी वो इन्फ्लेशन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
जैसे देखिए आप आज के टाइम देखिए कोविड का सिनेरियो चल रहा है, ठीक है। इस टाइम देखिए मेडिकल इक्विपमेंट्स या मेडिकल मेडिसिन जो हैं आजकल बहुत हाई डिमांड में है। तो आपको पता है इन सब के देखिए प्राइसेस कहाँ से कहाँ चले गए, ठीक है। सो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। देन थर्ड वन इज दैट इज मॉनिटरी, या दैट मीन्स ये जो है ये डायरेक्ट लिंक करता है किससे, आरबीआई से। दैट मीन्स इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना आरबीआई के हाथ में होता है। आरबीआई हमेशा कोशिश करता है कि वो कुछ रेशोज में, जैसे सीआरआर हो गया, दैट इज कैश रिजर्व रेशो, ठीक है, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया। सो उन उन सब में चेंजेस करके जो है वो मार्केट में जो भी लाइक मनी सप्लाई होती है उसको कंट्रोल करना वो आरबीआई करता है। उसी की बेसिस पे जो इन्फ्लेशन जो है वो चलता है, ठीक है। सो मॉनिटरी यानी कि आरबीआई, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लूँ, मान लीजिए आरबीआई आज अनाउंस करता है कि बैंक के जितने भी लोन के रेट हैं, बैंक के रेट जो वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक जो है यानी जितने भी कमर्शियल बैंक है वो अब पब्लिक को ज़्यादा लोन दे सकते हैं। दैट मीन्स उन्होंने क्या करा, मनी सप्लाई बढ़ा दी, ठीक है। तो अगर रेट कम होगा तो ऑब्वियसली लोन की डिमांड बढ़ेगी, मार्केट में जो है वो मनी सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसी का डायरेक्ट रिलेशन किस पे इम्पेक्ट पड़ता है, इन्फ्लेशन पे, ठीक है। सो मेजरली ये जो है तीन जो है रीजन है फॉर द इंक्रीज इन द इन्फ्लेशन। अब क्वेश्चन अराइज करता है इम्पैक्ट, यानी कि ये हमारे पॉकेट पे कैसे इम्पैक्ट करता है, ठीक है। इन्फ्लेशन बढ़ गया लेकिन हमारे पॉकेट पे ये इम्पैक्ट करता कैसे है। जैसे देखिए मैंने एग्जांपल लिया, जैसे देखिए दो टर्म यहाँ पर, मनी ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। मैं अगर एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लूँ, जैसे मान लीजिए कि इन्फ्लेशन रेट चल रहा है सपोज 6%, ठीक है। मनी ग्रोथ, मनी ग्रोथ को हम जो है दो टर्म में यहाँ पर पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज दैट इज रेगुलर इनकम बाय वे ऑफ सैलरी, and second one is by way of our saving, or you can say that is equivalent to investment। जैसे देखिए मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जैसे मान लीजिए अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो और आपके बॉस ने आपकी सैलरी हाइक करी हो, आपको पता है कि एट प्रेजेंट जो इन्फ्लेशन रेट कितना चल रहा है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 6%, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके बॉस ने आपकी सैलरी हाइक कर दी, सपोज कितना, आपको जो है 10% इंक्रीमेंट दे दिया, सो दैट मीन्स यू विल बी ग्लैड। क्यों, क्योंकि आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा आपको हाइक मिल गया। सेम वे अगर आपकी कोई सेविंग्स है, अगर आपने कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट की है, सपोज इन शेयर मार्केट, आप डायरेक्ट शेयर मार्केट कर रहे हो या इनडायरेक्ट वे से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको रिटर्न, अगर आपको इतना मिनिमम 6% मिल रहा है या 6% ज़्यादा मिल रहा है, सो यू विल बी वेरी हैप्पी। मान लीजिए आपको 12% रिटर्न मिल रहा है, 12% पर एनम आपको मिल रहा है, सो आप तो ये समझोगे कि हाँ भाई इन्फ्लेशन रेट 6% है और आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, दैट इज 12%, ठीक है। अब आप यही केस जो है थोड़ा रिवर्स केस में देखिए। आप बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए, देखिए अगर आप बैंक में अगर आप लोन लेने जाते हो, सपोज एजुकेशन लोन लेने जाते हो, तो देखिए एजुकेशन का लोन कितना है, दैट इज अराउंड वो लाई करता है बिटवीन 12 to 13%, दैट इज मोर देन डबल इन्फ्लेशन। जो मैंने अभी एग्जाम्पल ले रहा हूँ 6% कितना है, 12% मान लीजिए एजुकेशन लोन है। बट वही अगर आप अपना कुछ अमाउंट अगर आप सेविंग बैंक में डिपॉजिट करते हो, तो आपको करंटली आपको जो है कितना आपको मिल रहा होगा, इंटरेस्ट कितना मिल रहा होगा, दैट इज ऑन एंड अराउंड 4% पर एनम। इन्फ्लेशन रेट कितना चल रहा है, 6% पर एनम। आपको सेविंग अकाउंट में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट इज 4% पर एनम। बट वही अगर आप लोन नहीं चाहते हो तो आप कितना पे करो, ऑन एंड अराउंड 12% पर एनम। दैट मीन्स बैंक्स आर अर्निंग मोर देन इन्फ्लेशन बट यू आर अर्निंग लेस देन इन्फ्लेशन। सो अगर आप सेविंग बैंक में अगर आप आज के टाइम में अगर आप सेविंग बैंक में कुछ भी अमाउंट रख रहे हो, तो वो आपके इन्फ्लेशन के रेट के हिसाब से आपकी मनी वैल्यू वैसे जैसे डाउनग्रेड हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। सो ये क्योंकि देखिए बैंक को तो पता होता है सब कुछ क्या इन्फ्लेशन, वो तो हमेशा देखिए मॉनिटर करते हैं इस चीज़ पे, लेकिन ये पब्लिक को नहीं पता होता, ठीक है। सो ये चीज़ भी देखिए आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर इन्वेस्ट करोगे, आपका सैलरी कितना हाइक होना चाहिए, इन्फ्लेशन रेट कितना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो डिसीजन लेना चाहिए। सो ये था आपका दैट इज टर्म विच इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड CPI एंड WPI, उसी कंसेप्ट पे आते हैं बिकॉज ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बहुत, इसको बहुत ध्यान समझा। इसको समझने के लिए देखिए आपको एक टर्म अच्छे से आपको पता हो दैट इज कॉल्ड सप्लाई चेन। सप्लाई चेन मैंने यहाँ पर देखिए छोटी सी बनाई है,
वैसे देखिए जैसे मान लीजिए XYZ को एक मैन्युफैक्चर है, फैक्ट्री है, वो अपने प्रोडक्ट उन्होंने मैन्युफैक्चर किया और उन्हें एक होल सेलर को सारे प्रोडक्ट सेल कर दिए। अब होल सेलर, वैसे देखिए यहाँ पर रिटेलर भी आना चाहिए था, बट मैंने वजह चेंज यहाँ पर छोटी कर दी, बस मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। मान लीजिए होल सेलर जो डायरेक्टली जो कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो देखिए जब होल सेलर मैन्युफैक्चर से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करता है डायरेक्टली, ठीक है, मान लीजिए वो कितने में परचेज करें, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सिर्फ वो सिर्फ मान लीजिए पर आइटम पे वो सिर्फ 100 रुपीज़ परचेज वो जो है स्पेंड कर रहा है, कौन, होलसेलर। तो वो जो प्राइस जो डिसाइड होता है, यानी कि जो प्राइस अगर अप डाउन होता है वो इन्फ्लेशन पे होता है, दैट मीन्स ये कितना गया, अप गया या डाउन गया, तो उसी प्राइस इस लेवल पे जो भी इंडेक्स जाता है उसको बोलते हैं हम होलसेल प्राइस इंडेक्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मान लीजिए अगर कोई होलसेलर डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करता है, ठीक है, मान लीजिए आज 100 रुपीज़ पे खरीद रहा है, कल मान लीजिए वो 102 पे खरीद रहा है, देन नेक्स्ट ईयर वो 103 पे खरीद रहा है, तो प्राइस जब कीप इंक्रीज हो रहा है तो वो इन्फ्लेशन भी इसी रेट से होगा। तो अगर होल सेलर के पॉइंट पे कोई भी अगर प्राइस इंडेक्स मेजर करते हैं तो उसको बोलते हैं हम होल सेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। सेम वे अगर आप देखिए कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर को तो देखिए अल्टीमेटली हमें जो है, देखिए आप और मैं कंज्यूमर हैं, हमको क्या पता कि भाई होलसेल पे कितना प्राइस है, हमें उससे मतलब ही नहीं है, भाई हम तो जिस प्राइस पे खरीदेंगे हमें तो उससे मतलब है, ठीक है। तो इस कंज्यूमर जिस प्राइस पे प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है, उस लेवल पे अगर इंडेक्स या इंडेक्सेशन या फिर इन्फ्लेशन अगर मेजर करते हैं तो उस टर्म को बोलते हैं हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। देखिए WPI में सिर्फ और सिर्फ गुड्स ही प्रेजेंट होते हैं, एंड CPI में जो है गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही इंक्लूड होते हैं। बिकॉज देखिए होल सेलर से आप सिर्फ गुड्स ही परचेज कर सकते हो, सर्विस तो नहीं परचेज कर सकते किसी से, तो इसमें सिर्फ गुड्स इंक्लूड होंगे, बट कंज्यूमर तो गुड्स भी कंज्यूम करता है, सर्विसेज भी, ठीक है। अब बात करते हैं कि मेनली हम होलसेल प्राइस इंडेक्स में ऐसे, जैसे मैं आपको ऊपर में एग्जांपल देता हूँ कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स इट मीन्स इंक्रीज इन जनरल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने आपको एग्जांपल था कि आप एक इमेजिनरी बास्केट देखिए, यहाँ पर आप डेली बेसिस पे कोई भी गुड्स एंड सर्विस आप यूज़ करते हो, जैसे मान लीजिए हाउसिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, फूड एंड बेवरेजेस हो गए, ठीक है। आप ऐसे काफ़ी बास्केट में और भी नेसेसरी गुड्स अप्लाई कर सकते हो, जैसे मेडिसिन हो गए। सो अगर इन सब में एक साथ अगर कोई प्राइस इंक्रीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। सेम वे जैसे मैंने बोला जब इन्फ्लेशन मेजर करते हैं कब, एट द लेवल ऑफ होलसेल, तो हम क्या टर्म यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब हमें देखना है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में कौन सी बास्केट है, यानी कि इसमें कौन से आइटम जो इंक्लूड होते हैं, हम यहाँ देखो दिखने जा रहे हैं। तो देखिए पहला है प्राइमरी प्रोडक्ट्स। देखिए यहाँ पर प्राइमरी प्रोडक्ट दैट मीन्स प्राइमरी आर्टिकल्स, दैट मीन्स इसमें क्या क्या कौन कौन से जो है आइटम्स इंक्लूड होंगे, दैट इज फूड आर्टिकल्स या फिर नॉन फूड आर्टिकल्स या फिर मिनरल्स। सो इस बास्केट में इसका जो रेशो या परसेंटेज कितना, दैट इज 22.6%। सेकेंड वन इज फ्यूल एंड पावर, फ्यूल एंड पावर का देखिए कितना परसेंटेज, दैट इज 13.2%। द नेक्स्ट वन इज दैट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, इसका परसेंटेज कितना है, दैट इज 64.2%, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, होलसेल प्राइस इंडेक्स में सिर्फ और सिर्फ गुड्स ही इंक्लूड होते हैं, नॉट सर्विसेज। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज CPI, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसमें देखिए कौन कौन सा आइटम जो है इस बास्केट में इंक्लूड होते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट वन इज फूड एंड बेवरेजेस, जैसे इसका रेशो कितना है 45.86। अब देखिए फूड एंड बेवरेज अगर आप WPI में देखिए तो वो इसमें इंक्लूड है, ठीक है, और उसका भी रेशो कितना है, दैट इज 22.6, और इसमें कितना है 45.6, दैट इज बहुत ज़्यादा है। देन यहाँ पे देखिए पेन एंड टोबैको, ठीक है, यहाँ पे कितना है, पान एंड टोबैको देखिए कितना है 2.38%। देन क्लोथिंग एंड फुटवियर 6.53%, हाउसिंग 10.07%, fuel and light 6.84%, and the last one is miscellaneous items, that is 28.32%, ठीक है। देखिए WPI में अगर आप देखा जाए, सो WPI में जो है ओवरऑल 697 आइटम्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। CPI देखिए अगर आप मेजर करते हैं तो बेसिकली हम तीन इसको ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज दैट इज CPI मेजर होता है एट रूरल एरिया, अर्बन एरिया एज वेल एज इन कंबाइंड। अगर जब भी रूरल आते हैं तो इसमें देखिए टोटल ओवरऑल आइटम देखिए इसमें कितना, दैट इज 448।
एंड अर्बन एरिया में ओवरऑल जो आइटम्स होते हैं दैट इज 460 एंड कंबाइंड का मतलब यहाँ पर क्या होता है दैट मीन्स एज पर पॉपुलेशन जो वो सीपीआई मेजर होता है। देखिए डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई स्टार्ट कब होता है यानी कब इम्प्लीमेंट हुआ था। देखिए डब्ल्यूपीआई जो है मेनली जो है 2011-12 में आ गया था एंड ये डब्ल्यूपीआई है था एंड सीपीआई जो है इम्प्लीमेंट हुआ था 2012। देखिए वैसे तो डब्ल्यूपीआई जो है इंडिया में यहाँ पर पहले सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन जो है डब्ल्यूपीआई की बेसिस पे ही जो है वो डिसाइड होता था कि इन्फ्लेशन रेट क्या है। बट इन 2004 रघुराम राजन ने बताया कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो एक क्लियर पिक्चर नहीं देता इन्फ्लेशन का। बिकॉज अल्टीमेटली जो हम देखते हैं इन्फ्लेशन देखते हैं कंज्यूमर के साथ कि कंज्यूमर अल्टीमेटली कितना पे कर रहा है। कंज्यूमर को तो पता ही नहीं है होलसेल प्राइस कितना है तो इन्फ्लेशन उससे कैसे होता है। दूसरी बात, आप जैसे आपको पता है कि होलसेल में सर्विस इंक्लूड होती ही नहीं है, सिर्फ गुड्स इंक्लूड होते हैं। तो सर्विस के भी तो इन्फ्लेशन रेट हमेशा हाइक होते हैं तो इंक्लूड होता। इसलिए हमेशा बोलते हैं कि सीपीआई इज द बेस्ट बेटर इंडिकेटर टू मेजर इन्फ्लेशन। सो मैं एग्जांपल जैसे देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर मैंने जो भी फिगर लिखी है ये मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ यानी कि मैंने सिर्फ हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है। सो देखिए मान लीजिए देखिए बेस ईयर जैसे मैंने बताया था कि सीपीआई जो 2012 में आया था, ठीक है। अब सीपीआई क्या जो कि जैसे बेस है कितना दैट इज 100, नेक्स्ट ईयर कितना हो गया 113, तो कितना हाइक हो गया दैट इज 13%। नेक्स्ट ईयर कितना हो गया 117, तो कितना हाइक हो गया दैट इज ऑन एंड अराउंड 3.5%। नेक्स्ट ईयर कितना हाइक हो गया दैट इज 4.27%। देन नेक्स्ट वन है देखिए कम इन्फ्लेशन हुआ कितना हुआ दैट इज 1.67%। देखिए यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है वो कम हुआ। अब आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये तो इन्फ्लेशन ये तो डिफ्लेशन नहीं। देखिए इन्फ्लेशन आप देखिए यहाँ पर इंडेक्स पहले कितना था 122 इन 2015, बट इन 2016 इट कम्स टू 124। इंक्रीज तो हुआ है डियर भाई। पहले आप जो है जो आइटम 2015 में उसके लिए खर्च कितना करते थे 122, बट इन 2016 में आपको 124 रुपीज स्पेंड करने पड़ रहे हैं। इन्फ्लेशन तो हुआ है, ऑल दो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जो है इन्फ्लेशन कम हुआ है। जब तक ये टर्म नेगेटिव नहीं जाती तब तक आप उसको डिफ्लेशन नहीं बोल सकते। यानी अगर ये परसेंटेज जब तक पॉजिटिव में है तब तक इन्फ्लेशन, जैसे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव में हो जाए तो उसको बोलते हैं हम डिफ्लेशन। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन तो ये अराइज होता है कि जैसे आपको पता है देखिए करंटली अगर आप देखिए डब्ल्यूपीआई का जो रेट चल रहा है दैट इज इन्फ्लेशन 10.08%, वेयर एज सीपीआई दैट इज इक्वल टू ऑन एंड अराउंड 4.6%। सो ये इतना डिफरेंस क्यों होता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंस इसके मैंने अभी भी बताया आपको। पहला क्या है होलसेल में सिर्फ गुड्स इंक्लूड होते हैं, सीपीआई में क्या इंक्लूड होते हैं ओनली सीपीआई में गुड्स एंड सर्विस दोनों इंक्लूड होते हैं। और देखिए यहाँ पर रेट में जो डिफरेंस है इसके बहुत और भी रीज़न है। जैसे मैंने आपको बताया था देखिए यहाँ पर फूड एंड बेवरेजेस का रेशियो कितना है दैट इज 45.86। यहाँ पर कितना देखिए बहुत कम है। फ्यूल एंड पावर देखिए यहाँ पर 13.2% है, यहाँ देखिए कितना है ओनली 6.84%। यहाँ पर देखिए आइटम्स कितने हैं 697, यहाँ पर देखिए आइटम्स यहाँ पर कितने देखिए आप ऐड करोगे इससे ज़्यादा होंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या है इनके इन्फ्लेशन रेट में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। ठीक है। हाँ ये पहले बार हुआ है कि इतना बिग डिफरेंस बहुत वैसे बहुत कम देखा जाता है, बट इस बार डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया। ये एक्चुअली डब्ल्यूपीआई जो है मतलब ये अब तक हाईएस्ट रेट पे चल रहा है, इससे पहले डब्ल्यूपीआई इतना हाईएस्ट रेट कभी नहीं था। आप अभी देखिए यहाँ पर ये डब्ल्यूपीआई का इंडेक्स है और ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। आप देखिए डब्ल्यूपीआई अभी देखिए ये अप्रैल में कितना था अराउंड 10.08%। अब ये शायद अराउंड 8% के आसपास पहुंच गया है। ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर ये सीपीआई जो है देखिए यहाँ पर कितना था अराउंड 5% से ऊपर था, अब करंटली जो है ये 4% चल रहा है। ठीक है। सो डिफरेंस आता है काफ़ी और भी बहुत रीजन्स है। अब जैसे हम देख सकते हैं कि देखिए इसका एक और डिफरेंस है कि जैसे जब डब्ल्यूपीआई है वो बेसिकली कौन बताता है यानी कि कौन उसको पब्लिश करता है दैट इज़ ये बेसिकली पब्लिश करा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। डब्ल्यूपीआई पब्लिश कौन करता है
मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बट सीपीआई को कौन पब्लिश करता है, दैट इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सबके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, बट आपको सिर्फ ये समझना है कि इन्फ्लेशन में इंडिया में मेनली दो पैरामीटर होते हैं इन्फ्लेशन को मेजर करने के। फर्स्ट वन इज होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड सेकेंड वन इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, सो आई होप आपको अच्छे समझ आएगा होगा। थैंक यू, प्लीज़ कीप लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।